Hello, dear learners and students. Welcome to the AG Econ ज्ञान। AG Econ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। जैसे कंप्यूटर जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो कंप्यूटर जनरेशन है ना, कि चेंज इन द टेक्नोलॉजी। क्या चेंज हुआ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उसके यूज को लेके उसी को हम कहते हैं जनरेशन। शुरुआत में अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन टर्म से तात्पर्य था कि क्या क्या बदलाव आए हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में। परंतु आज के समय में अगर हम बात करें तो इसे केवल हार्डवेयर के रिलेशन में नहीं देखा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो जो परिवर्तन आज के समय में दोनों को मिला के आते हैं उसे ही हम जनरेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब तक की जब हम बात करें तो कुल अब तक आज की डेट तक जो जनरेशन हुई है वो 5 जनरेशन हुई है। और वो कौन कौन सी 5 जनरेशन है, उसको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में बांटते हैं। सबकी प्रमुख बातें क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक समय अंतराल हम देख लेंगे। तो पहला जनरेशन जो है 1942 से 1954 तक था और सबसे प्रमुख बात थी कि ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। सेकंड जनरेशन 1952 से 1964 ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन 64 से 72 इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था। फोर्थ जनरेशन 72 से 90 वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। एंड 1990 के बाद आज पर्यंत ये यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रहा है। जैसा हमने बात की कंप्यूटर जनरेशन्स की, जो हमने बात की, तो प्रारंभिक कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था और वर्तमान कंप्यूटर जो हम देखते हैं वो कुछ इस प्रकार का है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ये बदलाव कैसे हुए, संभव कैसे हुए। चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हमने बात की थी 1942 से 1954 तक, ये जो थे इसकी मेन टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, जो मेमोरी को बनाने में मदद करती थी। वैसे ही सीपीयू के लिए सर्किट्स थे, है ना। तो क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स थे जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इसलिए इन ये बार बार फ्यूज होते थे और इंस्टॉलेशन हमें करना पड़ता था। इस वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव थे और इनको अफोर्ड करना केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या बड़े संगठनों के ही लिए संभव था। इस जनरेशन में जो भी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए गए, जैसे पंचिंग कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज हुई। और जो लैंग्वेजेस थी वो मशीन कोड और इलेक्ट्रॉनिक वायर बोर्ड लैंग्वेजेस यूज की गई थी। तो जो हमारे पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसकी मेन जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम टेप बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। और जो लैंग्वेजेस यूज की और दूसरी चीजें, जैसे लैंग्वेजेस में कंप्यूटर पंचिंग कार्ड यूज किए थे। और ये आप देख सकते हैं कि जो साइज होता था वो बहुत ज्यादा बड़ा होता था, एक कमरे के बराबर इतना रहता था। इसलिए हीट, एसी वगैरह बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो हम आगे इसके फीचर्स देखेंगे। जब हम फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज थे, तो फर्स्ट जनरेशन के जो फ्यूचर थे, तो एक बात हम बता चुके, वैक्यूम टेक्नोलॉजी बेस्ड थी मेमोरी की। इस वजह से ये बहुत बड़ा और इतनी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ता था, इसलिए रिलायबिलिटी या भरोसा कम था इनमें कि क्या जो ये रिजल्ट दे रहे हैं सही है। मशीन लैंग्वेज केवल सपोर्ट करते थे, बहुत कॉस्टली थे साइज की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, बहुत स्लो काम करते थे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, साइज बहुत बड़ा था, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, नॉन पोर्टेबल थे, मतलब एक स्थान एक कमरे में लगा दिए तो दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं होता था। और इस बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। कुछ एग्जाम्पल जो हैं इस फर्स्ट जनरेशन के, वो है ENIAC, इडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 605, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस जनरेशन के। चलिए जब हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो उसका समय है 1952 से 1974 के मध्य। ठीक है। इस जनरेशन में क्या मेजर बदलाव आया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम बेस्ड टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर में बदल गई, है ना। इस वजह से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर चीपर हुए, कम पावर कंज्यूम करने वाले होते थे, छोटे साइज के होते थे, रिलायबल होते थे, फास्ट हो सकते थे
ये कुछ इसके फीचर्स थे जो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, इसमें जो असेंबली लैंग्वेजेस यूज होती थी वो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होने लगी, जैसे फॉर्ट्रैन, कोबोल एक्सेट्रा, और जो बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए इस सेकेंड जनरेशन। देखिए, इस सेकेंड जनरेशन का जब हम एक व्यू देखना चाहते हैं तो क्या बदलाव हुए, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, उससे बदल के सेकेंड जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर्स आ गए, है ना। और जो साइज था, हमने फर्स्ट जनरेशन में जो देखा था उससे कहीं छोटा हो गया। एक कमरे की, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में पूरा एक कमरा हमें जरूरत पड़ती थी, उसकी अपेक्षा सेकंड जनरेशन में एक छोटा कमरे के एक कोने में भी रखा जा सकने वाला एक सिस्टम बना दिया गया। तो जो ये सेकेंड जनरेशन के जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स थे वो क्या क्या थे, तो हमने बताया कि वैक्यूम से ट्रांजिस्टर की तरफ हम बढ़ गए, जिस वजह से रिलायबिलिटी बढ़ गई, है ना, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। साथ ही साथ साइज छोटा हो गया फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा, कम हीट कंज्यूम करने लगा या प्रोड्यूस करने लगा, है ना, अपेक्षाकृत फर्स्ट जनरेशन। वैसे ही फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगा, थोड़ा फास्ट हो गया फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा, परंतु कॉस्टली अभी भी था, और एसी की रिक्वायरमेंट भी अभी भी थी, और मशीन्स और असेंबली लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता था। तो ये सेकेंड जनरेशन के कुछ विशेषताएं थी। इसके एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108, ये कुछ इस सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड जनरेशन की जो हमने बात की थी उसका समय था 1964 से 72 तक। तो जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी आई, उससे बदल के थर्ड जनरेशन में मेजर जो बदलाव आया कि वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना लिए गए। और इंटीग्रेटेड सर्किट से आईसी क्या होते थे, तो आईसी वह थे जो बहुत से ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को एक साथ एक सर्किट में लाया जाए, उसी को कहते थे आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसकी खोज की थी जैक कैलेबे ने, है ना। तो ये एक नाम है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। तो इस तरह से छोटे साइज के रिलायबल और इफिशिएंट कंप्यूटर्स का विकास हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के कारण। ठीक है, तो इसलिए इस जनरेशन में प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड हुए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो भी हाई लैंग्वेजेस यूज होने लगी, जैसे फॉर्ट्रैन 2 से फॉर्ट्रैन 4, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68, है ना। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होने लगी, हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होने लगी। ठीक है, जो हम मेजर बदलाव देखना चाहे तो यह था कि सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर सिस्टम थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बदल गए थर्ड जनरेशन में, जिस वजह से इस तरह के एक छोटे कंप्यूटर का विकास हो पाया जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस वगैरह लगाए जा सके। तो जैसे सेकेंड जनरेशन में एक कोने में, तो उसी कोने की एक छोटी सी जगह में थर्ड जनरेशन में एक कंप्यूटर रखा जाना संभव हो पाया इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से, आईसी की वजह से। ठीक है, तो इस थर्ड जनरेशन की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि आईसी का यूज, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज, जिस वजह से उस पर भरोसा बढ़ गया, रिलायबिलिटी बढ़ गई, साइज कम हो गया, कम हीट जनरेट करने लगा, तेज हो गया, फास्ट हो गया, लेस मेंटेनेंस लगा क्योंकि साइज छोटा था, पर किंतु कॉस्टली था, एसी की जरूरत भी थी। कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी जो थी, क्योंकि साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो गया, और हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सपोर्ट करने लगा, है ना। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल थे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर्स, IBM 370/168 और TDC 316, ये कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। हाँ, तो जो अब हम थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो उसका समय है 1972 टू 1990, 1990 तक। तो थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन में मेजर बदलाव क्या हुआ, तो थर्ड जनरेशन में जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे उसकी जगह पे फोर्थ जनरेशन में
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब पहले जो छोटे सर्किट्स बनाए जाते थे तो बहुत बड़े वृहद रूप में बनाया जाने लगा, है ना। तो जिसमें एक सर्किट में कम से कम 5000 ट्रांजिस्टर्स, है ना, ऐसे एलिमेंट्स को एक जगह पे एक सिंगल चिप में लगाया जा सकना पॉसिबल हुआ, इसीलिए इसे VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा गया। जिस वजह से जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो और पावरफुल हुए, छोटे हुए, ज्यादा रिलायबल हुए और सभी के लिए अफोर्डेबल हुए, है ना, मतलब लोगों तक पहुंच बढ़ पाई क्योंकि कॉस्ट कम हुआ। इस वजह से जो पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, उसका रिवोल्यूशन आ पाया, मार्केट तक पहुंच पाया, है ना। ठीक है, तो और ये भी हायर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करने जैसे C++, डी बेस एक्सेट्रा ये यूज करने लगे 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये 4th जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो कैसे थे? 3rd जनरेशन में ये आईसी जो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, ये 3rd जनरेशन में थे। तो इसी में से इस माइक्रो प्रोसेसर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। तो ये इस एक माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए जा सकना पॉसिबल हुआ, जिस वजह से इसका साइज जो है और छोटा हो पाया। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस एक छोटे से कॉम्पैक्ट कंप्यूटर में या पीसी में लगाए जा सकने पॉसिबल हो पाए। तो इस 4th जनरेशन कंप्यूटर के जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे? सबसे पहला तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, जिस वजह से ये और चीपर हो पाए, मतलब कॉस्ट कम हो पाए, पोर्टेबल और रिलायबल हो पाए। जैसे 4th जनरेशन में एक कमरे में लगा था तो उसे ले जा पाना बहुत मुश्किल था या असंभव था, और ये एक छोटे से कोई भी उठा के इसे अपने हाथ में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता था, इसलिए पोर्टेबल हो गए। और इस वजह से पीसी का या पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ा, साइज छोटी हो गई, पाइपलाइन प्रोसेसिंग लगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ने लगी, है ना। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ इसी समय पे, और ग्रेट डेवलपमेंट हुए नेटवर्क फील्ड में, और कंप्यूटर्स क्या हुआ? वेरी इजीली अवेलेबल होने लगा लोगों तक। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसमें? DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 जिसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, और क्रे X MP ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। ये 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। तो 4th जनरेशन के बाद जो जनरेशन आई वो 5th जनरेशन, जो 1990 से अब तक इस जनरेशन के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। तो क्या बदलाव आया 5th जनरेशन में? तो जो 4th जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी चल रही थी उसको क्या हुआ, 5th जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स बनाए जाने लगे, है ना, जिससे रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या करने लगी? 5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी अपने में समाहित करने लगी, है ना। इसलिए बहुत अल्ट्रा लार्ज स्केल, मतलब एक छोटे से सर्किट्स में कई लाखों ट्रांजिस्टर्स, सर्किट्स ये लगाया जा सकना पॉसिबल हुआ ULSI टेक्नोलॉजी के कारण, है ना। इस जनरेशन में क्या हुआ? पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे। AI की बात हम बहुत सुनते हैं, तो AI क्या है? तो AI क्या है? एक इमर्जिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें इंटरप्रेट मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंकिंग लाइक ह्यूमन, है ना। तो इसमें क्या, AI में क्या कोशिश की जाने लगी कंप्यूटर साइंस में, कि कंप्यूटर क्या करें, हमारी तरह सोच समझ, है ना, और बुद्धिमत्ता डेवलप कर पाए, इस ओर प्रयास किए गए। और इसमें जो लैंग्वेजेस यूज की गई वो भी हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, जावा, नेट एक्सेट्रा यूज की जाने लगी 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किस ओर बढ़ गए? AI की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ गए, है ना। और इस तरह के कंप्यूटर्स या पीसीज अब हमें देखने मिलने लगे, संभव हुआ 5th जनरेशन में। तो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे जो बनने लगे वो क्या क्या यूज करने लगे? कुछ रोबोटिक्स यूज करने लगे, न्यूट्रल नेटवर्क्स यूज करने लगे, गेम प्लेइंग आसान हो गई, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस को भी कर पाना संभव हुआ,
और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का जनरेशन हो पाया इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। जब हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स, मेन फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे मेजर आती है यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, जो फोर्थ जनरेशन में कौन सी थी, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज होती थी, है ना। और क्या हुआ, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो पाया, जैसे मानव की तरह सोचने का विकास कर पाए कंप्यूटर में। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो पाई, पैरेलल प्रोसेसिंग भी डेवलप हो पाई, सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज हो पाई, और मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और मल्टीमीडिया फीचर्स बनाए जाने लगे। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट ए चीपर रेट, मतलब और छोटे छोटे और कम सस्ते कंप्यूटर बनाए जा सकने पॉसिबल हुए, है ना। कुछ एग्जाम्पल या टाइप्स अगर हम देखें कि फिफ्थ जनरेशन के, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, है ना। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक जैसे फीचर जो लैपटॉप से थोड़े छोटे होते थे, और अल्ट्राबुक जो और भी छोटे होते थे, ऐसे डेवलप किए जा पाए फिफ्थ जनरेशन में। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।